20वीं सदी में एक देश जो डेमोक्रेसी की बात करता है वो 30 से ज्यादा देशों पे बम गिरा चुका है। ये तो यार वही बात हुई कि मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, पर कन्वर्जन और एक्सट्रैक्शन के नाम पे मैं आपके देश में लगभग 200 साल का एक क्रूर, एक हत्यारा, एक बेकार से निर्लज्ज जैसा शासन चलाऊं। सोच के देखिए। आपसे पूछूं कॉलोनियल रूल क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक लाल कलर का दुनिया का मैप आएगा जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। पर क्या सिर्फ टेरिटरी पे कब्जा करना कॉलोनियल रूल होता है? क्या सिर्फ भूखंड पे ही अपना हक जमाना उपनिवेशवाद होता है? नहीं। आपके दिमाग को, आपके नेचुरल रिसोर्सेस को, आपके भूभाग को, आपके राजनीतिक इच्छा शक्ति को और आपके ट्रेड रूट्स को, आपके दिमाग पे कब्जा करना एक कॉलोनियल रूल होता है। कॉलोनियल रूल वो तो है ही जो अंग्रेजों ने किया पूरी दुनिया पे, पर कॉलोनियल रूल के आज भी कुछ अस्तित्व 21वीं सदी में है। मैं आपका दोस्त और होस्ट आज एक नए एपिसोड में पास द पावर में लेके लौटा हूं साम्राज्यवाद का एक नया रूप। एक नया रूप जो 21वीं सदी में आज भी है, एक नया रूप जिससे दुनिया आज भी लड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। इंडिया से कॉटन, नॉर्थ अफ्रीका से गोल्ड, चाइना से ओपियम और कैरेबिया से शुगर वो ट्रेड करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ट्रेड किया, फिर आर्मी खड़ी की, रेलवे बनाया, वहां के नेचुरल एक्सट्रैक्शन को और नेचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, और फिर उसने वहां पे राज किया। कॉलोनिज्म का सिंपल रूल ये था कि वे डेवलपमेंट के नाम पे देश में घुसते थे, ट्रेड के नाम पे, और फिर वहां पे कंट्रोल करते थे अपने आर्मी से और अपने पॉलिटिकल एजेंडे से। उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता फैलाई, डिवाइड एंड रूल अपनाया, और सिर्फ ये चीज ब्रिटिश तक नहीं थी। स्पेन और पुर्तगाल ने लैटिन अमेरिका को बर्बाद किया, और फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका को, बेल्जियम ने कॉन्गो को रबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन किया। कॉलोनिज्म वहां भी था और कॉलोनिज्म आज के दुनिया में भी है। 21वीं सदी में भी एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दूसरी कंट्री का आज भी होता है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 20वीं सदी। जो आप दुनिया में करते हैं वो आपके घर में भी होता है। कॉलोनी और कॉलोनिज्म के बनाकर में यूरोप के पावर्स ने दुनिया भर में कब्जा किया, वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, और कॉलोनिज्म का सिंपल रूल था डेवलपमेंट के नाम पे घुसो और वहां के लोगों को डिवाइड करके, रूल करके वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करो। 20वीं सदी में जब कॉलोनियलिज्म यूरोप के अंदर घुसा, जब एडोल्फ हिटलर ने लिविंग स्पेस फॉर जर्मनी के नारे से पोलैंड और सोवियत यूनियन जैसे देशों में कब्जा करना शुरू किया, तो यूरोप को अपने ही दवा का एक स्वाद चखना पड़ा। जो यूरोप दुनिया पे कब्जा किया कि हम उसको डेवलप कर रहे हैं, वही नस्ल भेद एडोल्फ हिटलर ने यूज करके दुनिया में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी। कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिटी की सोच जब यूरोप में पहुंची तो उसने वर्ल्ड वॉर बना दिया, और वहां से दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस बना, और कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिटी अब धीरे धीरे दुनिया में खत्म होने लगी थी। साल आया 1979, एक नया दौर जहां पे ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन। खोमैनी वहां पे रूलर बने और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के तख्त को पाया। यह कोई पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं था,
ये कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं था, ये एनेक्सेशन नहीं था, ये कोई वॉर नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था जहां एक धार्मिक सोच को पॉलिटिकल एजेंडे के साथ मिला के वहां पे अपने हिसाब से लोगों पे कब्जा किया गया, उनके दिमाग पे कब्जा किया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, कॉलोनियलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, आपके दिमाग पे कब्जा करने को भी कॉलोनियलिज्म बोल सकते हैं। अब हम यहां पे रुकते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने 3 तरह का कॉलोनियलिज्म देख लिया। एक जो दूसरे देशों में डेवलपमेंट के नाम पे जाएगा, नस्ल भेद की बात करेगा, धार्मिक भेद की, सांप्रदायिकता की बात करेगा और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, वहां के लोगों पे रूल करेगा और डेवलपमेंट के नाम पे इतनी बर्बरता करेगा कि उसकी गूंज आज वो खुद नहीं सुन पाते हैं ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दूसरे तरह का कॉलोनिज्म हमने एडोल्फ हिटलर का देखा, नस्ल भेद, एक कंट्री के और अपने देश के बारे में इतना ज्यादा पागलपन होना कि एक नस्ल को खत्म करने पे उतर आना। फिर तीसरा देखा धार्मिक गतिविधियों से दूसरों पे कब्जा करना। क्या बस यही 3 तरीके हैं? अभी तो एक डिक्टेटर आना बाकी है। अब यहां एंट्री होती है उस देश की जिसने आज दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूएसए की। 1945 से आज तक उसने लगभग 30 से ज्यादा सॉवरेन कंट्रीज पे हमला किया है, उसको बॉम्ब किया है। उसकी धाक और उसकी करेंसी डॉलर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और नेटो जो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको वो लीड करता है, उसके खुराफात अब 2026 में दुनिया को पता है। वेनेजुला, क्यूबा, वियतनाम, पाकिस्तान पे अटैक्स, अफगानिस्तान को बंजर कर देना, इराक पे हमला, अफ्रीका को प्रॉक्सी वॉर जोन बनाना और आज ईरान। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि अपने हिसाब से वर्ल्ड के ट्रेड रूट को कंट्रोल करना? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि सॉवरेन कंट्रीज में इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हुए घुसना और वहां के लोगों को मारना, और लोगों को अगर आपके पॉलिटिकल एजेंडे के खिलाफ हैं तो उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब और बायोलॉजिकल वेपन का आरोप लगा देना? क्या ये कॉलोनियलिज्म नहीं है? क्या इसे हम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म नहीं बोल सकते हैं? या क्या हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की सक्सेसर को यूएसए इंपीरियलिज्म नाम नहीं दे सकते हैं? सोचने वाली बात है कि 21वीं सदी में एक देश जो डेमोक्रेसी की बात करता है वो 30 से ज्यादा देशों पे बम गिरा चुका है। ये तो यार वही बात हुई कि मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, पर कन्वर्जन और एक्सट्रैक्शन के नाम पे मैं आपके देश में लगभग 200 साल का एक क्रूर, एक हत्यारा, एक बेकार से निर्लज्ज जैसा शासन चलाऊं। सोचने वाली बात है कि 21वीं सदी में एक देश जो डेमोक्रेसी की बात करता है वो 30 से ज्यादा देशों पे बम गिरा चुका है। ये तो यार वही बात हुई कि मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, पर कन्वर्जन और एक्सट्रैक्शन के नाम पे मैं आपके देश में लगभग 200 साल का एक क्रूर, एक हत्यारा, एक बेकार से निर्लज्ज जैसा शासन चलाऊं। सोच के देखिएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें पास द पावर पे। धन्यवाद।